एक ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में इतनी सारी चीजें, मतलब मेरे हिसाब से तो इस रॉ से 2-3 एपिसोड तो शायद आराम से निकल ही सकते थे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। सारी बातें आपको पता है, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलने वाली हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आज चैनल पर दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो इस बार WWE ने एक स्ट्रीट फाइट वाले मैच के साथ ही करी थी, जो वाइट 6 का मैच होने वाला है अगेंस्ट अमेरिकन मेड। और क्योंकि ये मंडे नाइट रॉ हो रही थी कैलगरी कनाडा से, तो और ज्यादा हीट जनरेट करने के लिए जो चैट गेबल हैं वो अपने साथ यूएसए का फ्लैग भी लेके आते हैं। अब ये मैच में भाई आपको बिल्कुल तबाही वाला मोमेंट दिखेगा। वो निकी क्रॉस ने जो है वो पहले ट्रैश कैन को आईवी नाइल के ऊपर रखा और उसके बाद उससे वो बजा रहे हैं उसको। एरिक रोवन के ऊपर भी भाई बहुत ज्यादा पिटाई होती है। फायर एक्सटिंग्विशर का भी हमने यूज देखा, स्टील चेयर से उनको मारा, उसके बाद उनको उसके ऊपर भी ड्रॉप कर देते हैं वो टेबल के ऊपर, और उनको पूरा ढक दिया इस तरीके से। लेकिन उसके बाद रोवन उठ के आते हैं और भाई पूरा बैरिकेड ही लेके वो आ गए सबको मारने के लिए। ल्यूमिस ने भी बाहर की तरफ एक लेग ड्रॉप लगाया और एंगल स्लैम भी हमको देखा है, जो कि रोप पे चढ़ के लगाया चैट गेबल ने। तो वही बहुत कूल स्पॉट लगा, उसमें पिनफॉल नहीं हो, मुझे लग रहा था शायद मैच वहां पे खत्म हो जाएगा। और आज इस मैच में निकी क्रॉस ने चैट गेबल को सुप्लेक्स लगाया है। मतलब वो बंदा जो कि भारी भरकम बंदों को भी सुप्लेक्स लगाता है, आज उसको खुद भी सुप्लेक्स पड़ा। अंकल हाउडी की भी इस मैच में जो है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कुछ होना नहीं था, तो सिस्टर एबिगेल पड़ता है। और उसके बाद ल्यूमिस जो है ऊपर से आते हैं स्प्लैश के लिए, जिसको थोड़ा सा रोवन ने असिस्ट किया और वाइट 6 वाला मैच जीत गई। ओपनिंग में यूजुअली WWE ऐसे मैचेस रखती नहीं है, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया और बहुत फन मैच था। पूरा मजा आएगा आपको इस पूरे मैच को देख के। और अब तक तो लग रहा है कि काफी कंसिस्टेंट वाइट 6 को बुक किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं शो पर फिन बैलर। आज फिन बैलर की जो प्रेजेंट उनको किया गया था थोड़ा अलग तरीके से था। उनका एंट्रेंस में, उनके टाइटनट्रॉन में सारी चीजें आपको अलग लगेंगी। अभी मेरे को समझ नहीं आया कि अच्छा है या बुरा, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है 1-2 हफ्ते देखने के लिए जब कोई ऐसे विजुअली चीज की बात होती है। अब यहाँ पे आके फिन बैलर की वही बात है कि मैंने कितनी ज्यादा हेल्प करी डेमन प्रीस्ट की। डेमन प्रीस्ट ने, मैंने कुछ गलत नहीं किया डेमन प्रीस्ट के साथ, डेमन प्रीस्ट ने मेरे साथ गलत किया है। मैंने ये मेक श्योर किया था कि भाई तू बंदा चैंपियन रहे डेमन प्रीस्ट, और तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मेरे को वर्ल्ड टाइटल नहीं जीतने दिया। ये उसी वो समर स्लैम की बात कर रहे थे जब फिन बैलर चैंपियन बन सकते थे, लेकिन वो डेमन प्रीस्ट ने कैश इन करने वाला कुछ सिस्टम कर दिया था, मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इसके बाद डेमन प्रीस्ट आते हैं, कहते हैं भाई बोल ले तुझे जो भी बोलना है, लेकिन जैसे ही तेरा बोलना बंद होगा मैं तुझे बजाने वाला हूं। फिन बैलर उनको रोक के बोलते हैं भाई बहुत हो गया, मैं तेरी साइड किक बहुत बन गया, अब मेरे को बैड ब्लड में तेरे साथ मैच चाहिए। अब फिर खुद यहां पे फिन बैलर ने चैलेंज किया, जो कि यूजुअली आपको हील सुपरस्टार ऐसे करते हुए दिखेंगे नहीं। और आज मुझे फिन बैलर को देख के लगा कि भाई चलो अब इनको भी थोड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। ऑब्वियसली बैड ब्लड ने इसको, बैड ब्लड के मैच के लिए डेमन प्रीस्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर कहता है चल भाई अब तुझे बजाने की बारी आ गई है। लेकिन फिन बैलर कहते हैं भाई तू जजमेंट डे में ही था, तुझे पता नहीं जजमेंट डे की प्ले बुक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चीज कुछ ये थी कि सारे जो जजमेंट डे के मेंबर्स हैं वो डेमन प्रीस्ट पे आके अटैक करना शुरू कर देते हैं। रिया रिप्ली भी आ गई, लेकिन उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। वो क्रच के सहारे से ही वो आती हैं। और वो स्पॉट भी बड़ा नोट करने वाला लगा, जब ये रिया रिप्ली को मार रहे होते हैं, लिव मॉर्गन मार रही होती हैं, लेकिन जो डेमन प्रीस्ट है वो उनको कवर कर देते हैं कि रिया रिप्ली को ना लगे। बट इन दोनों का बाजा तो अच्छी तरीके से बजा, कुछ इतना बजा कि फिर जे ऊसो को भी स्टील चेयर के साथ आना पड़ा। लेकिन जब तक वो आते हैं सारा जो मेला है वो लुट चुका था और ये सारे लोग जो है भाग जाते हैं। तो जे ऊसो को आज अच्छे तरीके से दिखा भी दिया, मतलब लास्ट वीक इन्होंने रॉ में यीट किया था और आज भी अब क्लियर है कि रिया रिप्ली के साथ, डेमन प्रीस्ट के साथ इनकी कोई तो स्टोरी लाइन चल रही है, जो कि सिर्फ अब इंटरनेट के लिए नहीं है बल्कि WWE इसको एक्चुअल में यूज भी करने वाली है। देखते हैं प्ले आउट कैसे करती है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे WWE को थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सेफ खेलने की जरूरत है, वरना जे उसो के कैरेक्टर का यहाँ पे अच्छा खासा कचरा हो सकता है स्पॉटिफाई के ऊपर। बाकी हमने इसके बारे में अच्छे से बात करी है। मैच था शो पर चैंपियनशिप के, क्या बात करूँ यार मैं इसके बारे में। एल्बा फायर आयलाडॉन वर्सेस जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर का। ओनली चीज जो कि आप इस मैच से देख सकते हो वो है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर का फिनिशर, जो हमेशा ही कूल लगता है। और इसके साथ वो वाला जो मैच है वो भी जीत चुके हैं। अब आती है शो पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। जैसा WWE ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए ऑलरेडी ब्रेट हार्ट को अनाउंस कर दिया था, ऑब्वियसली कनाडा से है तो कनाडा के बंदे हैं, तो फिर वो चीज WWE को दिखानी थी। और मैंने बाकी कुछ और इनसाइट्स देखे तो पता चला कि ये जो अरीना है जिससे बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इसको तहस नहस किया जा रहा है। कुछ तो नया बना रहे, पुराना बना रहे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद ये इसको जो है आज ब्रेट हार्ट को लेके आए थे। और क्योंकि कनाडा में तो ऑब्वियसली फिर सेंस भी बनता है। अब ब्रेट हार्ट आके जो है बात करते हैं कैनेडियंस के बारे में, कैनेडियन चैंपियंस के बारे में तारीफें कर रहे हैं। जो उनका फेज भी आपको पता है, द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज, द बेस्ट देयर एवर विल बी वाला। इसके बाद गुंथर आ जाते हैं। गुंथर जैसे ही आए तो भाई
भाई लाउड यू सक के चैंट लग रहे थे, और ऑब्वियसली लगने भी थे, क्योंकि गुंथर को जब जाके अपनी कंट्री में अपनी जगह पे जाके सपोर्ट मिल रहा, तो यहाँ पे सारे लोग उनके अगेंस्ट ही होने वाले थे। तो वो कहते हैं अरे वाह ब्रेट हार्ट आ गया, और वो कहते हैं कुछ कुछ पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट है, क्योंकि द बेस्ट देयर वॉज वाली बात तो सही है, लेकिन द बेस्ट देयर इज और द बेस्ट देयर एवर विल बी, वो तो अब मैं हूं गुंथर। और भाई गुंथर यार, एक होता है ना कि बंदा, हमारे भी कभी ना कभी ग्रुप में आपके भी रहा ही होगा, जो बंदा बिल्कुल आसानी से रोस्ट मार देता है और उसको तुम कुछ भी बोलो रहेगा भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो गुंथर वही बंदा है जो कि जब माइक पे होते तो इतने बढ़िया और कूल साउंड करते हैं। और भाई हद तो तब हो गई जब गुंथर ने बोला कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट बिल गोल्डबर्ग है। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो भाई गोल्डबर्ग के बारे में ब्रेट हार्ट ये बोलते हैं कि अगर उसने मुझे वो किक नहीं मारी होती मेरे मुंह पे, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि उनका जो करियर है वो खत्म हो गया। तो अभी भी इनकी जो दुश्मनी है, जो बातें ब्रेट हार्ट की, वो गोल्डबर्ग के अगेंस्ट ही होती है, अभी भी सेम पेज पर नहीं आए। गोल्डबर्ग ने अपोलोजाइज बहुत कर लिया उसके बावजूद भी। तो अब सोचो गुंथर ने ये नेम ड्रॉप किया, मैं सही बता रहा हूँ, बैक स्टेज भी कुछ तो एफर्ट लगे होंगे कि ब्रेट हार्ट के सामने ये बात बोलनी है बिल गोल्डबर्ग वाली, और उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि बहुत पर्सनल और सीरियस टेंशन रही है इनके बीच में, अभी भी है। मतलब कितने साल, 20 साल से भी ज्यादा इस बात को हो चुके हैं, लेकिन तब भी ये चीज चली जा रही है। अब इसके बाद सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले था, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ही था। सैमी ज़ेन भी आपको पता है कनाडा के जो है बंदे हैं, और उसके मतलब वहां से बिलोंग करते हैं, तो फिर उनको वहां भी सपोर्ट मिलता है। अब वो कहते हैं भाई तू ब्रेट हार्ट के ऊपर क्या जोक मारे, तुझे पता है बंदा कौन है, ये कैसे एक इंस्पिरेशन रहा है लोगों के लिए, ये कैसे सबका हीरो है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये मेरा भी हीरो रहा है। तो अपने आप को बेस्ट होने की बात कर रहा है, तो भाई ये कैसा तू बेस्ट है, मैंने तो तेरे को चैंपियनशिप मैच के बोला लेकिन तू भागने लग गया। इसके बाद गुंथर जो है फिर बोलते हैं ब्रेट हार्ट के बारे में, फिर से उनके बारे में उल्टा सीधा कि भाई तू मेरी लीग में नहीं है, और सैमी को भी वो जवाब देते हैं नो का, और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। अब जैसे वो जाने लगते हैं, ब्रेट हार्ट बोलते हैं कि भाई तू तो अपने आप को बेस्ट बोल रहा है, लेकिन तू चैंपियन नहीं, तू एक डरपोक बंदा है। जैसे ही उन्होंने बोला तो ऐसा लगा कि गुंथर के अंदर कुछ तो ऐसा आग जल गई है, उन्होंने अपना सूट वगैरह उतारा, लेकिन बीच में सैमी ज़ेन आके खड़े हो जाते हैं कि भाई उस तक पहुंचने से पहले मेरे ऊपर से तुझे गुजरना होगा। अब इनके बीच में उसके बाद ऐसे लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई, ब्रॉल हो जाती है। इसमें स्टैंड टॉल सैमी ज़ेन ने किया, और उसके बाद सैमी ज़ेन और ब्रेट हार्ट रिंग में स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी अच्छा मूवमेंट बना दिया। वैसे इसको ब्रेट हार्ट को लेके आ जाते हैं, सिर्फ प्रोमो करते, वो नहीं, इन्होंने एक स्टोर लाइन में उसको यूज किया, और गुंथर ने अपने कैरेक्टर भी जिस तरीके से दिखाया भाई डे बाय डे वो बेटर ही होते जा रहा है। अगला मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच में। रिंग साइड में भसड़ हो रही है क्योंकि एलडब्ल्यू और ये जजमेंट डे सब कर रहे हैं। लिव मॉर्गन ने क्या किया, उन्होंने जो पैर है वो ऐसा कर दिया ड्रैगन ली का, जिसकी वजह से फायदा मिल गया डॉम को। 619 लगा दिया, स्प्लैश लगा दिया, मैच जीत गए। जिस हाइप के साथ ड्रैगन ली आए थे, डेफिनेटली अभी तो वो किसी भी एक सही जगह पे लैंड नहीं कर रहा। पता नहीं क्या आने वाले टाइम में ड्रैगन ली में लोग इंटरेस्टेड होंगे भी या नहीं, और जो अगली चीजें मुझे बताओ उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन नटालिया को उनके होम कंट्री में मौका दिया गया एक 6 वुमेन टैग टीम मैच में रेसल करने का, और ऑब्वियसली नटालिया की वजह से ये था सब मैच। बस ये अपने कंट्री वाले मूवमेंट, होम वाले मूवमेंट थोड़ा सा कम करने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। ठीक है सुपरस्टार्स के लिए अच्छा, लेकिन स्टोर लाइन वाइज उसका सेंस नहीं बनता। चलो ठीक है भाई, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, मैच जो है नटालिया की टीम ही जीत गई। नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट बंदा ऑन मंडे नाइट रॉ, ये थे ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर जैसे ही आते हैं लाउड सीएम पंक के चैंट लगते हैं, और ड्रू मैकिंटायर कह रहे थे भाई लगाओ जितनी चैंट लगानी तुम्हें लगाओ, इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ चैंट लगाऊंगा, क्योंकि अब सीएम पंक एक मेमोरी है, दोबारा तो वो कभी वापस आने नहीं वाला। वो कहते हैं अभी चैंट मुझे फ्रस्ट्रेट भी नहीं करेंगे। सीएम पंक ने मुझे 3 टाइम स्क्रू किया, मैंने उसको समर स्लैम में पिन किया, मैंने उसको एक बड़ा स्टार बनाया, लेकिन मैं वो बंदा हूं जो ये कह सकता हूं कि मैंने सीएम पंक के करियर को खत्म कर दिया है। तो थोड़ा सा जो डिल्यूजनल रहने वाली साइड है ड्रू मैकिंटायर की, स्मार्ट होने के साथ साथ वो उनके कैरेक्टर बहुत कुछ ऐड करती है। बड़े खुश तरीके से ड्रू मैकिंटायर आ रहे थे। भाई मेरे को 2 ही टाइम ड्रू मैकिंटायर पसंद है, या तो बंदा बहुत गुस्से में हो या फिर बंदा बहुत ज्यादा खुश हो, क्योंकि जो उसकी खुशी है वो कुछ सेकंड्स में ही उड़ जाती है, और आज भी यही हुआ। वो कहते हैं चलो सारी चीजें हो चुकी हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, और क्या है हमारा फर्स्ट एजेंडा, ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर तो वो आएंगे, लेकिन कहते हैं भाई मेरी पहली हॉलीवुड मूवी आ रही है बटिस्टा के साथ, तो उसको प्रमोट भी कर देते हैं। बिल्कुल अब बंदा ऐसा लग रहा है कि ठीक है अब सब कुछ बिगड़ी बात सब पीछे रह चुकी है, अब हम आगे की बात करते हैं। और उसके बाद वो आते हैं वेड बैरेट के ऊपर। वेड बैरेट और ड्रू मैकिंटायर की हिस्ट्री रही है, खुद ही अपने इस प्रोमो में वो बोलते हैं कि वही जो बैड न्यूज वाला गिमिक था उसी स्टाइल में बोलते हैं कि मेरे पास एक बैड न्यूज है जो कि इन्वॉल्व करती है वेड बैरेट को। कहते हैं कि हमने सब कुछ साथ में किया, हम साथ में इस कंपनी में आए हैं, लेकिन फिर भाई तू बीच में क्यों आ रहा था। वो जो सीएम पंक को मारने के टाइम पे वेड बैरेट बीच में आ गए थे। वो कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं हूं तेरे पे, मैं तेरे पे डिसअपॉइंटेड हूं, मतलब ऐसा करके उन्होंने अपनी थोड़ी सी जो फ्रेंडली वाला नेचर है वो दिखाया वेड बैरेट के लिए। लेकिन कहते हैं कि अगली बार अगर तू करेगा तो भाई फिर मैं गुस्सा होऊंगा और बहुत कुछ कर दूंगा। वेड बैरेट कहता है भाई मैं भी तो रेसलर रहा हूं, मैं भी अभी रेसल कर सकता हूं, ये क्या बोल रहा है मेरे सामने। वो ऐसे खड़े होते ऐसा लगता है इनके बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन तभी एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स तो भाई पूरे चिड़े हुए हैं ड्रू मैकिंटायर से, कहते हैं अब तेरे को वेड बैरेट
बैलेट से भी लड़ना है। ड्रू मैकिंटायर को वो रिंग में बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ इन्फो है तुझे बताने के लिए। तो ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और एडम पियर्स रिवील करते हैं कि आज उन्होंने सीएम पंक से बात करी है और सीएम पंक इज नॉट डन। स्पेशली वो उस पर थोड़ा सा और फोकस देके बोलते हैं सीएम पंक इज नॉट डन विद यू। जब ये ड्रू मैकिंटायर ने सुना, कहते हैं भाई क्या बोल रहा है, मैं बिलीव नहीं करता तेरी इन बातों में। वो कहते हैं चलो फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, क्या सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच लोग फिर से देखना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली लोग इस पर रिएक्ट करते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर की इस बात के बाद एडम पियर्स ने ये रिवील किया कि अब इन चीजों का फाइनली इसको सेटल हमको करना ही है, जो कि हम करेंगे बैड ब्लड में। और जो चीज हम इतने टाइम से रूमर्स में सुन रहे थे, आज वो चीज हमने देख भी ली, ऑफिशियल हो चुकी है कि बैड ब्लड के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच होने वाला है इनसाइड हेल इन अ सेल। तो अब ये मैच किस तरीके से डिलीवर करने वाला है बैड ब्लड में, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और इसके ऊपर एक पॉडकास्ट भी आ रहा है बहुत जल्दी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। इसके बाद मैच होता है फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो। ये मैच में कुछ ज्यादा खास तो बताने के लिए है नहीं। फिन बैलर ने वो बॉस्टन क्रैब कुछ ऐसा लगाया होता है रोप्स पे ही, क्योंकि रोप्स पे आप वो मूव कर नहीं सकते, कि डिस्क्वालीफाई ही करना पड़ जाता है फिन बैलर को। तो आज थोड़ा तगड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है फिन बैलर को। थोड़ा तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा दिखाया उन्होंने फिन बैलर को, और ये चीज की जरूरत भी थी। थोड़ा सा कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझ में आ रहा है कि फिन बैलर के साथ चीजें वैसी नहीं हो रही जैसे सोची थी। तो ये जो बेटर चीज है फिन बैलर के साथ हो रही है, इसको देख के अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम फिन बैलर को बिल्कुल साइड में लगा दो। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था फेटल 4-वे मैच। इस मैच को जो भी जीतेगा वो सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मिलेगा, यानी उससे चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। मैच में बहुत सारे बढ़िया स्पॉट्स हैं। डेफिनेटली आपको बोलूंगा इस मैच को जाके देखोगे तो एक सेकंड के लिए भी आप लोग बोर नहीं होने वाले। वो एक स्पॉट था जब तीनों बंदे मिलके ब्रॉन स्ट्रोमैन को धक्का दे रहे, भाई इसको पहले निपटा दो, और स्टील स्टेप्स पे जाके वो लगते हैं। जे उसो ने क्या एक बढ़िया वाली इलिया ड्रैगनोव को सुपर किक मारी, भाई वो तो ऐसा लगा कि जो मुंडी है वही इलिया ड्रैगनोव की उड़ ना जाए। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी उठ के आते हैं, भाई उन्होंने अपनी पूरी एक्सप्रेस लगाई। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रॉन्सन रीड, जिनके बारे में हमने सुना था कि मेडिकल कंडीशन की वजह से भी वो कुछ टाइम तक आने नहीं वाले, भाई पता नहीं अचानक से कहां से वो प्रकट हो गए। वो ऊपर से कूदते हैं ऐसे करके, उन्होंने बिल्कुल चिपका दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और टेबल के ऊपर जाके वो जो गिरते हैं, बहुत ही शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन तो साइड लग ली। और ये जो ट्रिपल एच करते हैं ना, अलग अलग स्टोरी लाइन जो एक में घुस के सबका जो आपस में लिंक बनता है, वो एक बेस्ट चीज है, जिससे लगता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में एक स्टोरी लाइन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैच 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 हो रहे, मैचेस के अंदर भी चीजें डाली जाती हैं। एंड देन क्या होता है, जे उसने स्पीयर हिट किया, वो सोचते हैं मैं जीत जाऊंगा। पीट डन जो है थोड़ा सा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके ऊपर किकआउट हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज था। एच बॉम्ब एंड में मारा, इलिया ड्रैगनोव ने वो पिन करने जा रहे होते हैं, लेकिन सुपर किक मार दी। उसके बाद तो इलिया ड्रैगनोव तो निकल लिया, और वही गिरे हुए पीट डन के ऊपर स्प्लैश मार के जे उसो वाला मैच जीत चुके हैं, यानी कि वो है नंबर 1 कंटेंडर। ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा, और ब्रॉन ब्रेकर एंड में आ भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बेकार लगेगा डिसीजन, क्योंकि भाई उनको शायद इलिया ड्रैगनोव या इन सबको देखना था, लेकिन मेरे हिसाब से जे उसो का जीतना was the right decision। बाकी चैनल पे आज कंटेंट आने वाला दूसरा भी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।